तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि भाई लोक प्रशासन के विकास के चरणों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने आधुनिक काल में जैसे जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जब आते हैं तो 1887 ईस्वी में या 1887 में वुड्रो विल्सन के द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म होता है। और इस तरीके से लोक प्रशासन के जन्म के बाद भी उसके विकास के अनेक फेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चरणों का जिक्र करेंगे। प्रथम चरण जो हमारा 1887 से 1926 तक होगा। उसके बाद द्वितीय चरण जो हमारा 1927 से 1937 तक होगा। वही तृतीय चरण 1938 से 1947 तक होगा। एंड चतुर्थ चरण हमारा 1948 से 1977 और पंचम चरण 1971 से 1990 और षष्ठम चरण 1991 से वर्तमान तक की समय अवधि को हम षष्ठम चरण के दायरे में रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई षष्ठम चरण का जो जिक्र है वो बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 चरणों के बारे में बात की गई है और जो छठवां चरण है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम चरण में क्या है। प्रथम चरण को राजनीतिक प्रशासन और द्वैतभाव के नाम से हम जानते हैं। कभी कभार क्या हो सकता है कि इस तरीके के मिलान आपके सामने आ सकते हैं। ये सन आपके सामने दे रखे होंगे और आपको इनका मिलान करना होगा। जैसे बोला होगा कि 1927 से 1937 के बीच का काल रहा है, तो प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल रहा है। इस तरीके से मिलान के लिए आ सकता है, तो आपको ये चीजें भी याद करनी है। उसके बाद द्वितीय चरण में जैसे हमने बोला कि 1927 से 1937, तो इसमें प्रशासन के सिद्धांतों का काल रहा, यानी इसमें जो प्रशासनिक सिद्धांत है उनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई, उनके बारे में बात की गई। उसके बाद तृतीय चरण में चुनौती और आलोचनाओं का काल रहा। चुनौती और आलोचनाओं का काल इन सिद्धांतों का, जिन सिद्धांतों की बात द्वितीय चरण के विचारक करते हुए प्रतीत होते हैं। तो तृतीय चरण में जो विचारक हैं वो इनकी आलोचना करते हैं तृतीय चरण में कि भाई सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद चतुर्थ चरण स्वरूप की संकट अवस्था। जब यहाँ पे जब आलोचना होती है तो फिर लगता है कि भाई अब लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, तो उसके स्वरूप को लेकर के संकट की अवस्था पैदा हो जाती है कि क्या हम उसको एक राजनीतिक विज्ञान के दायरे में ही रखें या फिर प्रशासन कोई अलग से कोई विषय ही है। तो इस तरीके की कुछ जो संदेह है वो विद्यार्थियों या लोक प्रशासन की स्टडी करने वाले जो भी विश्लेषक हैं या विचारक हैं उनके सामने इस प्रकार का प्रश्न हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पंचम चरण में अंतर विषय और परिपक्वता का काल। जब द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में इस तरीके से ये अपने स्वरूप को खोते हुए प्रतीत होता है। तृतीय चरण में जहां इसकी आलोचना होती है, आलोचना के बाद चतुर्थ चरण में अपने स्वरूप को खोते हुए प्रतीत होता है। तो पंचम चरण में फिर ये क्या होता है, एक दृढ़ता के साथ दोबारा से उठ खड़ा होता है। इसमें अंतर विषय और परिपक्वता के काल की बात की गई है। तो अंतर विषय का मतलब यह है कि बहुत सारे जो समाज शास्त्री थे या बहुत सारे समाज वैज्ञानिक कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोबारा से आते हैं पंचम चरण में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोबारा से आकर के इसको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। इसमें स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें शोध करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर इसमें बहुत सारी हमें नई चीजें देखने को मिलती हैं और कुछ नए नए आइडियाज हमें कहीं ना कहीं पंचम चरण में देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया बूस्ट मिलता है। तो जिस तरीके से तृतीय और चतुर्थ चरण में ये डैमेज होता है, पंचम चरण में फिर दोबारा से जिस तरीके से द्वितीय चरण में ये बूस्ट हुआ था, इसी तरीके का बूस्ट हमें देखने को मिलता है किस चरण में, पंचम चरण में। उसके बाद षष्ठम चरण की हम बात करें तो षष्ठम चरण हमारा 1991 के बाद आता है 1900। और षष्ठम चरण में जो परंपरागत जो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी कमियों की जगह जो उनमें जो खामियां थी, जैसे नौकरशाही का विकास था और लाल फीताशाही का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा था, तो उन चीजों को उन कमियों को दूर करने के संदर्भ में कुछ नई चीजें क्या हो जाती हैं, इजाद होती हैं। और क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह लोक नीति, लोक विकल्प, नवीन लोक प्रबंधन का काल शुरू होता है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जाता है कि भाई नौकरशाह पूरी तरीके से शिद्दत से काम नहीं करते हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने लक्ष्यों की पूर्ति उस तरीके से नहीं कर पाता है जिस तरीके से उसको करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं विकास की वो दौड़ हमें देखने को नहीं मिलती है जो दौड़ होनी चाहिए। तो इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है षष्ठम चरण में किसको, लोक सेवकों को, कि उनमें नौकरशाहाना प्रवृत्ति अपने चरम पे पैदा हो गई है। नौकरशाहाना प्रवृत्ति का मतलब यह है कि उनमें आलसपन और किसी भी काम को अपनी मर्जी से करना, इस तरीके के जो भाव हैं वो पैदा हो गए थे।
तो नवीन लोक प्रबंधन का काल आता है, बोला जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इससे क्या होगा कि हम प्रशासनिक जो लक्ष्य हैं उनको बहुत तेजी से पाएंगे और हमारा विकास ज्यादा होगा। विकास प्रशासन भी इसी तरीके की बात करता है। तो विकास प्रशासन जैसे हमने देखा कि भाई पंचम चरण में जो बूस्ट मिला था उसमें कहीं तुलनात्मक प्रशासन और विकास प्रशासन की बात की जाती है, और विकास प्रशासन बोलता है कि भाई हमें लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी गेन करना चाहिए और उन लक्ष्यों की जितनी जल्दी प्राप्ति हो सके उसमें हमें फोकस्ड करना चाहिए। तो षष्ठम चरण में कहीं ना कहीं इसका एक नया और परिवर्तित रूप हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यहां पे है कि विकास प्रशासन किस तरीके की बात कर रहा है, विकास प्रशासन बोल रहा है कि हमें लक्ष्यों को जल्दी पाना है। अब इन्होंने देखा कि भाई लक्ष्यों को हम जल्दी क्यों नहीं पा रहे हैं, इनके पीछे कमियां क्या हैं। कमियां हैं नौकरशाही प्रवृत्ति, जो लोक सेवक है उनमें नौकरशाही प्रवृत्ति है, इसलिए हम अपने लक्ष्यों को जल्दी से अचीव नहीं कर पा रहे। तो फिर षष्ठम चरण में कहीं ना कहीं इस जो क्लासिकल प्रक्रिया थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके इतर कुछ नवीन लोक प्रबंधन के काल के रूप में हम षष्ठम चरण को देखते हैं। बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सरकारी जो लोक सेवक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम मत दिया जाए, नहीं देना चाहिए, कम से कम काम उनको दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा काम प्राइवेट कंपनी को दिया जाए, क्योंकि उनमें जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो काम को जल्दी टारगेट से पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हमने मोटे मोटे तौर पे देखा कि भाई किस तरीके से ये लोक प्रशासन का काल हमें देखने को मिला। मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे कि प्रथम में क्या हुआ। प्रथम में कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का जन्म होता है ना, और राजनीतिक विज्ञान से प्रशासन को अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको मान्यता मिलती है। उसके बाद द्वितीय चरण में हमने देखा कि भाई सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है और बोला जाता है कि भाई ये इसमें सिद्धांत हैं और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को इसकी खोज करनी चाहिए सिद्धांतों की। तृतीय चरण में हमने क्या देखा, आलोचनाएं की गई। ठीक है, आलोचनाओं के साथ साथ बोला गया कि इसमें सिद्धांत नहीं है, ना ही ये वैज्ञानिक श्रेणी में आ सकता है, इसलिए इसको हम विज्ञान के दायरे में नहीं रख सकते हैं। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहेल इस प्रकार की बात करते हुए पाए गए। अब यहाँ पे देख लेना, एनटीए मुख्यतः यहां और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन के सिद्धांतों की आलोचना करता है या लोक प्रशासन में सिद्धांत नहीं होने का दावा करता है। तो 3 विचारकों के नाम आपने याद रखने, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहेल। दूसरी जो द्वितीय चरण है उससे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उसमें पूछा जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं जो लोक प्रशासन में सिद्धांत होने का दावा करते हैं। यहां पे सिद्धांत ना होने का दावा करते हैं, सिद्धांत होने का दावा करते हैं। 3 विकल्प ये दे देगा, एक विकल्प इनमें से कोई भी दे देगा, हेनरी फेयोल दे देगा, फालेट दे देगा या कुछ भी दे देगा, गुली कुर्बी कुछ भी दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चन यहां दूसरी और तीसरी यूनिट से पुटअप होंगे, पंचम यूनिट से भी पुटअप होंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ तुलनात्मक लोक प्रशासन के जन्म की बात की गई और विकास प्रशासन का स्वरूप का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। षष्ठम चरण को आप मोटे तौर पे समझ गए होंगे। तो नॉर्मली आप इसका जो एक बेसिक क्रक्स है वो समझ गए होंगे कि भाई क्या क्या है।